हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम टैली में क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, डिलीटेड ऑफ कंपनी, ग्रुप एंड लेजर्स, अकाउंटिंग वाउचर एंड इन्वेंट्री एंट्रीज, वैट एंड सीएसटी, सर्विस टैक्स, टीडीएस और कॉस्ट सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं टैली ईआरपी 9 के इंट्रोडक्शन से। टैली ईआरपी 9 वर्ल्ड का सबसे फास्ट और मोस्ट पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो कि अकाउंटिंग और इन्वेंट्री को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखता है और साथ ही साथ बहुत सी लैंग्वेज में काम भी करता है। टैली ईआरपी 9 स्पेशली स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए तैयार किया गया है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही रिलायबल और अफोर्डेबल भी है। टैली ईआरपी 9 का सॉफ्टवेयर बहुत ही आसानी से खरीदा और इंस्टॉल किया जाता है और इसे सीखना और यूज़ करना भी बहुत आसान है। टैली ईआरपी 9 के थ्रू हम अपने बिजनेस के सभी कामों को एक साथ अच्छे से कर सकते हैं, जैसे सेल्स, परचेज, फाइनेंस, इन्वेंट्री और मैन्युफैक्चरिंग को मैनेज करना। टैली ईआरपी 9 के साथ हम अप टू डेट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अपनी फिंगर टिप्स पर याद कर सकते हैं। टैली ईआरपी 9 में कुछ साइलेंट फीचर है, जिनमें से सबसे पहला है सिंप्लिसिटी। टैली ईआरपी 9 को इस्तेमाल करना बहुत ही इजी और सिंपल है। इसे सीखने के लिए हमें बस बेसिक इंग्लिश और अकाउंट्स की नॉलेज का होना ज़रूरी है। स्पीड, टैली ईआरपी 9 के थ्रू हम बहुत ही जल्दी और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसकी हेल्प से कंपनी के मैनेजमेंट टीम कंपनी की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के लिए टाइमली और सही डिसीजन ले सकती है। पावर, टैली ईआरपी 9 के थ्रू हम एक साथ बहुत सी कंपनी को मेंटेन कर सकते हैं और उन कंपनीज में अनलिमिटेड लेवल ऑफ ग्रुपिंग सिस्टम डाल सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, टैली ईआरपी 9 के थ्रू हम किसी भी टाइम अपने अकाउंट्स और इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स बना सकते हैं। कॉन्करिंग मल्टी लैंग्वेज कैपेबिलिटी, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम इंडिया की किसी भी लैंग्वेज में अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं और उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। रियल टाइम प्रोसेसिंग, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम अपने अकाउंट्स की बुक्स में जैसे ही किसी भी ट्रांजैक्शन को एंटर करते हैं, इमीडिएट पोस्टिंग एंड अपडेशन कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस, आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपनी कंपनी का डाटा कहीं भी और किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हो। अब हम प्रैक्टिकल के थ्रू इस कंपनी को क्रिएट करना सीखते हैं। इस सेशन में हम टैली ईआरपी 9 के कुछ प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कंपनी क्रिएट करना। टैली ईआरपी 9 में कंपनी क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। टैली ईआरपी 9 को स्टार्ट करने का जो तरीका है वो ये है कि जो आपको डेस्कटॉप पे आइकन्स दिख रहे हैं उसमें एक आइकन टैली ईआरपी 9 का है। आप इस पे डबल क्लिक कर कर भी इसे ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्टार्ट मेन्यू पे जाकर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको टैली शो होता है। आप यहाँ से भी अपनी टैली ओपन कर सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ पर टैली टाइप करते हैं तो ऊपर सबसे ऊपर आपके पास टैली ईआरपी 9 आ जाता है। इस प्रोग्राम पे क्लिक करते ही आपके पास टैली ईआरपी 9 ओपन हो जाता है। टैली ईआरपी 9 ओपन करते वक्त आपके पास स्टार्टअप आता है। इस स्टार्टअप को जैसे ही हम वर्क इन एजुकेशनल मोड को सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। इन दो ऑप्शंस में सिंगल यूजर और अनलिमिटेड मल्टी यूजर्स आता है। हमें यहाँ पर सिंगल यूजर्स को चूज करना होगा। सिंगल यूजर सेलेक्ट करते ही आपके पास जो स्क्रीन अपीयर होगी वो है कंपनी इन्फो की। हम यहाँ पर कंपनी इन्फो में सेलेक्ट कंपनी और क्रिएट कंपनी, इन दो के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्रिएट कंपनी। जब मैं क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे जाती हूँ तो यहाँ पर आपको एक हाईलाइटेड वर्ड दिख रहा होगा सी। आप अपने कीबोर्ड पे सी प्रेस करते ही इस कंपनी क्रिएशन पे आ जाते हैं। कंपनी क्रिएशन का ये फॉर्मेट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे अपनी कंपनी का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कंपनी का नाम ABC लिमिटेड लेती हूँ। सेकेंड ऑप्शन एंटर कर आएगा। एंटर कर हम मेलिंग नेम पर आते हैं। मेलिंग नेम बाय डिफॉल्ट कंपनी का नेम ही होता है। यहाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी कंपनी का नाम ही उसका मेलिंग एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ABC लिमिटेड में वर्क करते हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ABC लिमिटेड के सारे काम ABC लिमिटेड के नाम से ही किए जाएंगे। सेकेंड स्टेप में आता है आपका एड्रेस। आपकी कंपनी किस जगह है वो एड्रेस आपको यहाँ पर नोट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए 36 KP ब्लॉक पटेल नगर है। एंटर करते ही आप स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फॉर में आते हैं। यहाँ आपको अपनी स्क्रीन पे लिस्ट ऑफ कंट्रीज दिख रही होंगी जो n नंबर ऑफ है। आपको यहाँ पे इंडिया चूज करना है। इंडिया, हमने यहाँ इंडिया क्यों चूज किया? इट्स वेरी ऑब्वियस कि ABC लिमिटेड कंपनी जो है वो इंडिया में है, तो इंडिया के ही रूल रेगुलेशंस के थ्रू ही ABC लिमिटेड कंपनी चलेगी, इसलिए हमने इधर इंडिया चूज किया है। सेकेंड स्टेप में आप दिल्ली चूज करते हैं क्योंकि मेरी कंपनी दिल्ली में है। पिन कोड नंबर, आप अपनी कंपनी जहां पर भी आपकी कंपनी है वहां का पिन कोड नंबर लिखेंगे। टेलीफोन नंबर, जो भी आपकी कंपनी का टेलीफोन नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मोबाइल नंबर, आप अपनी कंपनी का कोई भी एक मोबाइल नंबर दे सकते हैं यहाँ पर। ईमेल एड्रेस, आप अपनी कंपनी का यहाँ पर ईमेल एड्रेस देंगे। एंटर। अनेबल ऑटो बैकअप, यहाँ पर इसे आपको नो ही रखना है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कंपनीज डिटेल्स। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि करेंसी सिंबल जो रुपीस का साइन दे रखा है वो आपकी कंट्री से प्रभावित होता है। अगर आपने यहाँ पर यूके लिया है या कोई और कंट्री का नाम लिया है तो उसके हिसाब से ही आपकी करेंसी सिंबल जो है वो चेंज हो जाती है। क्योंकि मैंने यहाँ पर इंडिया लिया है सो इसलिए यहाँ पर रुपीस का साइन आया है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन। आपकी कंपनी किस टाइप की है? अकाउंट्स ओनली या अकाउंट्स विद इन्वेंट्री? अकाउंट्स विद इन्वेंट्री वो कंपनीज चूज करती हैं जिनको अपने अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री को भी मेंटेन करना होता है। फॉर एग्जांपल जितने भी आपके शॉपिंग मॉल्स हैं या फिर कोई भी शॉप वगैरह होती हैं वहां पर इन्वेंट्री के साथ साथ आपके डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन सब का अकाउंट मेंटेन होता है, तो वो सब कंपनीज अकाउंट्स विद इन्वेंट्री चूज करती हैं। और जबकि वो कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहती है, जैसे सिर्फ राम का, श्याम का, सीमा का, इन सब का अकाउंट मेंटेन करना है, कोई इन्वेंट्री का अकाउंट मेंटेन नहीं करना, तो वो अकाउंट्स ओनली में चूज करती हैं। मैं यहाँ पर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री लेती हूँ। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, तो मैंने यहाँ पर अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2016 लिया है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, यहाँ अज्यूम किया जाता है क्योंकि कंपनी क्रिएट ही आज की डेट में हुई है, तो आज की ही डेट से आपकी कंपनी क्रिएट होगी और फाइनेंशियल ईयर भी उसी डेट से ही शुरू होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टैली वॉल्ट पासवर्ड। इस फीचर के थ्रू आप अपनी जितनी भी प्रैक्टिसेस, जितनी भी एंट्री टैली में करते हैं वो सिक्योर होती है। मैंने यहाँ पर एक रेंडमली कोई पासवर्ड दिया है, आप उस पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पर रिपीट करेंगे। एंटर करते हैं, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इस फीचर को यस करते हैं, एंटर, और यहाँ पर नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का देना है कि कौन पर्सन है जो यहाँ पर बैठकर उस वर्क को हैंडल करेगा। पूजा, मैंने एक नाम दिया है यहाँ पर। पासवर्ड, उसका एक पासवर्ड देना है और उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर रिपीट करना है।
अगर यहाँ पर जो वार्निंग दी गई है, इस वार्निंग के थ्रू ये बताया गया है कि अगर ये पर्सन इस पासवर्ड को भूल जाता है तो ये अपने डाटा पे वर्क नहीं कर सकता दोबारा। एंटर करते हैं टैली ऑडिट फीचर। अगर आपको अपनी कंपनी में टैली ऑडिट फीचर को यस करना है तो आप इसे यस कर सकते हैं। एंटर, एंटर। नेक्स्ट आता है बेसिक करेंसी इंफॉर्मेशन। आपकी कंपनी जिस भी कंट्री में है उस कंट्री की करेंसी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। बेस करंट सिंबल, आपकी कंट्री इंडिया है सो इसका सिंबल रुपीस होगा, जिसका फॉर्मल नेम INR है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2 प्लेस तक आप रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी कंपनी डील करना चाहती है किसी और तरीके के वर्क में तो आप 3 और 4 भी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं सिंबल ऑफ सफिक्स टू अमाउंट। सफिक्स का मतलब होता है आगे। दैट मीन्स अगर आप अपनी करेंसी का सिंबल अमाउंट के आगे देना चाहते हैं तो यहाँ इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। इंडिया में अमाउंट के पीछे रुपीस का साइन लगता है, इसलिए मैंने इसे नो रखा है, जबकि जापान में येन का साइन आगे लगता है तो इसे उस केस में यस करना होगा। एंटर करते हैं सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन, जिसमें हम पैसा लिखते हैं। शो अमाउंट इन मिलियंस। यहाँ पर वो कंपनी यस करेंगी जो अपना वर्क इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हिसाब से करना चाहती हैं, और जो कंपनी अपना वर्क इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग करना चाहती है वो इसे नो करेंगी। नेक्स्ट आता है पुट अ स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। अगर आपको अपनी करेंसी और करेंसी के सिंबल पे स्पेस चाहिए तो आप इसे यस कर सकते हैं। और डेसिमल प्लेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स। डेसिमल के बाद आपको कितने अमाउंट तक का नंबर चाहिए आप इसे वहां पे शो कर सकते हैं। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे आपका टेली पासवर्ड जो आपने पहले दिया था, यहाँ पर उस पासवर्ड को टाइप करना है। एंटर कीजिए। यूजर नेम, आपने एक यूजर नेम दिया होगा और उसका एक पासवर्ड भी दिया होगा। एंटर करते हैं। ये स्क्रीन बताती है आपकी कंपनी क्रिएट हो रही है। इस स्क्रीन के ऊपर आप ABC लिमिटेड नाम एक देख सकते हैं। ये शो करती है कि मैंने जो कंपनी क्रिएट करी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। इस स्क्रीन को कहते हैं गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन, जो कि टेली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। यहाँ पर अब हम वापस कंपनी इन्फो में जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Alt F3 प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपके पास बहुत ऑप्शन है जहाँ Alt F3 कंपनी इन्फो का भी एक ऑप्शन आता है। आप इसे प्रेस कीजिए, आप कंपनी इन्फो में आते हैं। आपकी बनाई हुई कंपनी में अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं, एक ऑप्शन ऑल्टर का आता है जिसे आप एंटर करते हैं। एंटर करते ही आपकी कंपनी शो होती है, आप उसे भी एंटर करेंगे और आपकी कंपनी फिर से ओपन हो जाती है। इस कंपनी में आपको जो भी चेंज करना है आप उसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक फोन नंबर चेंज करती हूँ। एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद इसे एक्सेप्ट करवाइए। यहाँ हमने क्रिएट कंपनी और कंपनी में ऑल्टर करना सीखा। अब आती है बात शट कंपनी की। किसी भी कंपनी को बंद करने के लिए हमें इस ऑप्शन पे जाना होगा। हम इस ऑप्शन पे एंटर करते हैं। आपकी जो भी कंपनी ओपन हो रखी होगी वो यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगी। मेरी ABC लिमिटेड कंपनी यहाँ पर ओपन है। मैंने इसे एंटर किया और इस स्क्रीन से आप देख सकते हैं कि ABC लिमिटेड कंपनी गायब हो चुकी है। दैट मीन्स वो शट हो चुकी है। अब अगर मुझे उस कंपनी को वापस लाना है तो मैं वापस कंपनी इन्फो में जाती हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ABC लिमिटेड कंपनी यहाँ से हट चुकी है, और अगर मुझे अपनी कंपनी पे वापस जाना है तो कंपनी इन्फो में एक ऑप्शन सेलेक्ट कंपनी
आता है। आप इस ऑप्शन को एंटर करते हैं और आपकी कंपनी आती है। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2 कंपनीज है और दोनों में स्टार है, तो मुझे पता कैसे चलेगा भाई मेरी कंपनी कौन सी है। जब आप अपने कंपनी क्रिएट करी होगी तो ये एक नंबर था जिसे आपको ध्यान रखना होगा। ये नंबर मेरी ही कंपनी का है, मुझे ये याद रखना होगा। मैं इसे एंटर करती हूँ, वो मुझसे पासवर्ड मांगता है। जैसे ही मैं पासवर्ड एंटर करती हूँ वो मुझसे यूजर नेम मांगता है और एंटर करके उस यूजर नेम का पासवर्ड डालेंगे और आपकी कंपनी यहाँ पर वापस आ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन मैं लेती हूँ चेंज टेलीवॉट। अगर आपको कंपनी का टेलीवॉट पासवर्ड चेंज करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एंटर कीजिए, आप अपनी कंपनी चूज कीजिए, आपका करंटली जो पासवर्ड है आप उसे डालिए, आपको जो न्यू पासवर्ड देना है आप उसे डालिए, फिर न्यू पासवर्ड को रिपीट कीजिए और एंटर। आपकी स्क्रीन पे चेंज का एक ऑप्शन आता है। इस विंडो को आप इसे एक्सेप्ट करते हैं। आपकी कंपनी का न्यू नंबर आता है 10002। आप इसे एक्सेप्ट करते हैं। अब अगर आपको अपनी कंपनी डिलीट करनी है तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन ऑल्टर पिक एंटर करते हैं और अपनी कंपनी ओपन करते हैं। इस ऑप्शन के थ्रू आप ऑल्ट डी के थ्रू आप अपनी कंपनी डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ अपने वर्ड्स दोबारा से यूज कर रही हूँ, ऑल्ट डी। इसके थ्रू आप अपनी स्क्रीन पे एक डिलीट का ऑप्शन देखते हैं। इस डिलीट के ऑप्शन को अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे श्योर पूछता है कि क्या आप अपनी कंपनी को डिलीट करने के लिए श्योर है। यस एंटर करते हैं और आप यहाँ से देखेंगे कि आपकी कंपनी डिलीट हो चुकी है। आज इस सेशन में हम इतना ही कवर करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम इस सेशन में लेजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम इससे पहले कंपनी इन्फो के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हमने क्रिएट कंपनी, अल्टर, सेलेक्ट और चेंज टेलीवॉट पासवर्ड के बारे में सीख रखा है। अब हम बात करते हैं लेजर्स की। लेजर्स करने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टेली में आना है। कंपनी इन्फो से गेटवे ऑफ टेली पे जाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पे स्केप बटन प्रेस करना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस मेन ऑप्शंस हैं और उसके बाद 2 और ऑप्शंस आते हैं। क्योंकि मुझे लेजर्स बनाने हैं सो इसलिए मुझे मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो में जाना है। अकाउंट्स इन्फो में जाने के लिए हम अपने कीबोर्ड में ए प्रेस करेंगे। देन अकाउंट्स इन्फो में 4 पॉइंट आते हैं। इन 4 पॉइंट्स में ग्रुप्स, लेजर्स, वाउचर टाइप्स और क्विट का बटन है। इसके बाद आप लेजर्स प्रेस करते हैं। लेजर्स में हम 2 तरीके के लेजर्स देखते हैं, सिंगल लेजर्स और मल्टीपल लेजर्स। हम यहाँ पर सबसे पहले सिंगल लेजर्स पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने लेजर का नाम टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सेल्स लेजर्स लेती हूँ। एंटर करते हुए अंडर आएंगे। अंडर में हमारे पास लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आते हैं। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 28 आपके पास ग्रुप होते हैं, जिसमें कि 15 प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं और 13 सब ग्रुप्स होते हैं। 15 प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर 9 ग्रुप्स आपके बैलेंस शीट में आते हैं जो कि कैपिटल नेचर के होते हैं और 6 प्राइमरी ग्रुप्स जो होते हैं वो पीएनएल अकाउंट में आते हैं। पीएनएल स्टैंड फॉर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर के होते हैं। आपका सेल्स जो लेजर बनेगा वो सेल्स अकाउंट में बनेगा। सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड, आपको ये ऑप्शन यस करना होगा। इसका मतलब आपका जो लेजर बन रहा है क्या वो आपकी इन्वेंट्री को इफेक्ट करता है। इसे हम यस रखते हैं। एंटर करते हैं और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करवाएंगे। इसी तरीके से मैं परचेज का एक लेजर बनाना चाहूँगी। एंटर करते हैं,
इसे मैं परचेज अकाउंट में डालती हूँ। इन्वेंट्री वैल्यू को इफेक्टेड यस और एंटर करते हुए मैं बाहर जाती हूँ। एस्केप की हेल्प से हम बाहर जा सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्ले और ऑल्टर की। डिस्प्ले में हमारे द्वारा बनाए गए जितने भी लेजर्स हैं उनको हम देख सकते हैं, जैसे कि सेल्स और परचेज। हमारे द्वारा बनाया गया सेल वाउचर सेल्स अकाउंट के अंदर है और इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड है। एस्केप की मदद से हम वापस बाहर जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर, ये दोनों यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं। ये दोनों प्री डिफाइंड लेजर्स होते हैं। आप कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं तो ये दोनों लेजर्स ऑलरेडी आपकी कंपनी में बने हुए होते हैं। एस्केप की मदद से बाहर आते हैं और ऑल्टर में जाते हैं, एंटर। अगर आपको अपने लेजर्स में कोई भी चेंजेस करनी हो तो आप इसकी मदद से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 1000 देना है, एंटर करती हूँ और एक्सेप्ट करते हुए इसे हम एक्सेप्ट करवा सकते हैं। कैश और P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डिलीट नहीं कर सकते। अगर हम चाहे तो हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि इनके ओपनिंग बैलेंस। सेम ऐसे ही कैश अकाउंट के साथ हम करेंगे। एस्केप की मदद से बाहर आते हैं। बात करते हैं मल्टीपल लेजर्स की। मल्टीपल लेजर्स आपको एक साथ बहुत सारे लेजर्स बनाने में मदद करता है, जैसे कि आप यहाँ पर ऑल ग्रुप्स डालते हैं या फिर सन्ड्री डेटर्स डालते हैं। मैंने यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स लिए हैं। मेरा जो लेजर बनाने का काम है, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने डेटर्स के लेजर्स बना रही हूँ। सन्ड्री डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे मुझे पैसे लेने होते हैं। मैं राम का एक अकाउंट बनाती हूँ जिसका ओपनिंग बैलेंस 1000 है। बिल वाइज डिटेल्स, इसके बाद आप एक सीमा का अकाउंट बनाते हैं। एंटर करते हैं, एंटर करवाते ही इसे एक्सेप्ट। अगर आपको अपने लेजर्स को देखना है तो आप डिस्प्ले के थ्रू देख सकते हैं, और अगर उनमें कोई चेंज करना है तो आप ऑल्टर के थ्रू उनमें चेंज कर सकते हैं। क्विट की हेल्प से आप बाहर जाएंगे। लेजर्स हमारे कंप्लीट होते हैं। इस सेशन में हम अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कंपनी इन्फो में कंपनी क्रिएट करना पढ़ चुके हैं, लेजर्स बनाना पढ़ चुके हैं। आइए अब हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे आते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन ओपन है। इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमें अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है। वी एक हाईलाइटेड वर्ड है। आप अपने कीबोर्ड पे जाकर वी प्रेस कर आप अकाउंटिंग वाउचर ओपन कर सकते हैं। ये हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स की एक स्क्रीन है। ये हमारे वाउचर्स का इंटरफेस है। हमारे पास कुछ वाउचर्स होते हैं। इन वाउचर्स में सबसे पहला वाउचर हमारे पास कॉन्ट्रा वाउचर होता है, जिसको हम F4 के थ्रू लेकर आ सकते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर बेसिकली कंपनी में बैंक और कैश के ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कैश एट बैंक अगर आप सबमिट करवाते हैं या फिर बैंक में से कोई भी कैश निकलवाते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंटर करते हैं। दूसरा वाउचर हमारा पेमेंट वाउचर है। पेमेंट वाउचर अगर आप किसी भी तरह की पेमेंट करते हैं तो उसे आप पेमेंट वाउचर में शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, रेंट पे किया है, सैलरी पे करी है, आप उसे पेमेंट वाउचर में शो करेंगे। तीसरा वाउचर F6 रिसिप्ट वाउचर आता है। किसी भी तरीके की पेमेंट अगर आप रिसीव करते हैं तो आप उसे
रिसिप्ट वाउचर में लिखते हैं। जैसे आपको कोई कमीशन मिलती है, आपको सैलरी मिलती है, रेंट मिलता है, कोई भी वो रीज़न जिसकी वजह से आपके कैश या बैंक डेबिट होता है, वो रिसिप्ट वाउचर में आता है। नेक्स्ट वाउचर आता है आपका F8 सेल्स। सेल्स वाउचर के अंदर कंपनी के थ्रू की गई जितनी भी सेल्स ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी सेल्स वाउचर्स के अंदर ही आती हैं। पर यहाँ पर ध्यान देने बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गुड्स की एंट्री होगी जो कंपनी सेल्स करने के लिए रखती है। जैसे एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सेल्स करती है तो यहाँ पर क्रेडिट में सेल किए हुए कंप्यूटर्स की एंट्री होगी, ना कि उनके फिक्स एसेट्स की। नेक्स्ट आता है आपके पास परचेज वाउचर। परचेज वाउचर्स के अंदर हम यहाँ पर कंपनी के थ्रू की गई सभी क्रेडिट परचेजेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बट अगेन यहाँ पे भी एक बात इम्पॉर्टेंट है, क्रेडिट में वही चीज़ परचेज करेंगे जो कि कंपनी में रीसेल के लिए रखी जाती है। जैसे कंप्यूटर का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरी कंपनी कंप्यूटर सेल करती है और उसने दूसरी कंपनी से कोई कंप्यूटर परचेज किया हुआ है तो उसकी एंट्री यहाँ पर की जाएगी। अब आते हैं F7 जर्नल वाउचर। हमने F4, F5, F6, F8 और F9 वाउचर्स पढ़े। इन सब की अपनी अपनी एक लिमिटेशन है, अपनी अपनी दायरे हैं जिनके थ्रू ये काम कर सकते हैं। बट F7 के अंदर उन सभी एंट्रीज को लिया जाता है जो इन वाउचर्स में नहीं आती हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्यू की एंट्री, वो सारी एंट्री जो इन वाउचर्स में नहीं आती है वो F7 में जाती है। आइए अब हम इनको एक प्रैक्टिकल के थ्रू कर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम F9 परचेज वाउचर में आते हैं। परचेज वाउचर में यहाँ एक सप्लायर इनवॉइस नंबर देना है जो हम अपनी मर्जी से 1 देते हैं। डेट, पार्टी का नाम, क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट को परचेज कर रही हूँ तो मेरा पार्टी जो होगा वो सन्ड्री क्रेडिटर होगा। सुमित एक क्रेडिटर है जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। एंटर करते हैं। यहाँ सप्लायर्स की डिटेल्स को फिल किया जाता है। सुमित जो मेरा सन्ड्री क्रेडिटर है। नेक्स्ट में उसका एड्रेस, सेल टैक्स नंबर, CST नंबर और टाइप ऑफ डीलर एंटर करते जाएंगे। यहाँ सप्लायर्स की डिटेल्स आती हैं। सुमित जो मेरा क्रेडिटर है उसका एड्रेस, सेल टैक्स नंबर, CST नंबर, टाइप ऑफ डीलर एंटर करते हुए नेक्स्ट आता है आपका परचेज लेजर। यहाँ पर आपके पास लिस्ट ऑफ लेजर्स में से आपके पास परचेज लेजर बना हुआ है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेम ऑफ आइटम, आपको अपने प्रोडक्ट को बनाना है, आप क्या सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। Alt+C की सहायता से मैं स्टॉक आइटम क्रिएशन में जाती हूँ। मेरी प्रोडक्ट का नाम है इंग्लिश बुक। इंग्लिश बुक एंटर करती हूँ। अंडर के लिए Alt+C प्रेस करते हैं और यहाँ पर मैं स्टेशनरी लिखती हूँ, स्टेशनरी, और इसको अंडर डालते हैं प्राइमरी में। एक्सेप्ट करवाते हैं। यूनिट्स, इंग्लिश की जो बुक्स है वो किस यूनिट्स के हिसाब से बिकती है। फॉर एग्जाम्पल नंबर्स में बिकती है, दर्जन में बिकती है, किलो में बिकती है या कैसे। मेरी इंग्लिश की बुक नंबर्स में बिकती है तो इधर NOS लिखते हैं और उसका फॉर्मल नंबर नंबर्स लिखते हैं। एंटर करके उसे एक्सेप्ट करवाते हैं। एंटर एंटर। आपके यहाँ पर क्वांटिटी शो होती है। 100 क्वांटिटी एंटर करते हैं। 250 की एक बुक है, एंटर करते हैं। एंटर करते हुए नीचे आएंगे और लास्ट में नरेशन लिखनी है। यहाँ
नरेशन को इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए माना गया है क्योंकि इसके थ्रू आप अपनी एंट्री को जांच सकते हैं कि ये एंट्री किस लिए की गई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं नरेशन लिखती हूँ फॉर गुड्स परचेज्ड बाय सुमित ऑन क्रेडिट। एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करवाते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं सेल्स F8। यहाँ एक रेफरेंस नंबर देते हैं, पार्टी का नाम, क्योंकि मैं सेल कर रही हूँ तो मेरी जो पार्टी होगी वो डेटर होगी। राम मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जो कि मेरा एक सन्ड्री डेटर है। एंटर करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ डिटेल्स फिल करेंगे। डिलीवरी नोट अगर तो कोई आपके पास है तो आप उसे लिखेंगे। डिस्पैच के लिए कोई ऑर्डर नंबर है, मोड ऑफ पेमेंट है, कोई रेफरेंस है, इस तरीके से हम इसे फिल करेंगे। बायर्स की डिटेल्स, राम का एड्रेस, उसका सेल टैक्स नंबर, CST नंबर और टाइप ऑफ डीलर। सेल्स लेजर सेलेक्ट करते हुए नीचे आते हैं। इंग्लिश की बुक, मैं यहाँ पर वही अपनी इंग्लिश की बुक सेलेक्ट करती हूँ और मैंने 50 बुक्स सेल्स कर दी 300 की। एंटर करते हुए नीचे आते हैं और नरेशन लिखते हैं फॉर गुड्स सेल्स टू राम। एंटर करके बाहर आते हैं। बाहर आकर अगर मुझे अपनी एंट्री देखनी है तो आप डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे और यहाँ आपकी शो होती हैं 2 एंट्रीज जो आप कर चुके हैं। पहली परचेज की जो कि सुमित से करी थी और दूसरी सेल्स की जो राम से करी थी। एंटर करते हैं, आप अपनी एंट्री को देख सकते हैं। स्किप करते हुए बाहर आते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की। कई बार कंपनियां बहुत तरीके के रीज़न देकर अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर देती हैं। उनमें से कुछ रीज़न ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट खराब है, पार्शली खराब है या फिर उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का उन्होंने मांगा है। तो इसके लिए आपको F11 एक फीचर दिया हुआ है, उसे प्रेस करना है, अकाउंटिंग फीचर को ऑन करना है और यहाँ पर आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को यस करना है। मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन यस करे हैं, यूज डेबिट क्रेडिट नोट, यूज इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कीजिए और स्किप की सहायता से बाहर आ जाइए। अकाउंटिंग वाउचर में एंटर करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कस्टमर किन परिस्थितियों में अपना माल वापस करता है और अपनी बुक्स में परचेज रिटर्न की एंट्री करता है। इसके विपरीत सप्लायर किस तरह सेल्स रिटर्न की एंट्री करता है। साथ ही हम देखेंगे कि सप्लायर किन परिस्थितियों में अपने यहाँ क्रेडिट नोट इशू करता है और इसके विपरीत कस्टमर किस तरह अपने यहाँ डेबिट नोट इशू करता है। यहाँ पर हम सेल्स पे जाते हैं। सेल्स के लिए सबसे पहले मैं डेबिट नोट लेती हूँ। डेबिट नोट परचेज रिटर्न का होता है। रेफरेंस नंबर आप कोई भी एक दे सकते हैं। पार्टी का नाम, क्योंकि ये परचेज रिटर्न है तो आपने परचेज सन्ड्री क्रेडिटर से करी होगी, सुमित। एंटर करते हुए आते हैं परचेज। मुझे यहाँ पर एक परचेज रिटर्न का लेजर बनाना है तो ऑल्ट C की सहायता से मैं परचेज रिटर्न का लेजर बनाती हूँ। परचेज रिटर्न एंटर करते हैं और उसे परचेज में लेते हैं। नेम ऑफ आइटम, आपने परचेज की हुई गुड्स को लेंगे। मान लेते हैं आपने 5 बुक्स को रिटर्न किया है। एंटर करते हैं।
नरेशन लिखेंगे फॉर गुड्स अब इसी तरह से कंट्रोल F8 की सहायता से हम क्रेडिट नोट पे आते हैं। एंटर करते हैं पार्टी का नाम राम, एंटर करके आगे बढ़ेंगे और सेल्स रिटर्न का लेजर, ऑल्ट सी की सहायता से हम सेल्स रिटर्न का लेजर बनाते हैं। रिटर्न का लेजर बनाया, सेल्स अकाउंट के अंदर एंट्री करते हुए आगे जाते हैं। सेल्स रिटर्न के लिए एंटर करेंगे और यहाँ पर मैं 10 प्रोडक्ट को लेते हैं। एंटर करते हुए आगे जाते हैं। इसके लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट्स बुक में जाते हैं, लेजर्स में जाते हैं। यहां पर हम राम का लेजर देखते हैं। एंटर। अब यहां देख सकते हैं कि राम के लेजर में मैंने टोटल सेल्स करी थी 15,000 की, जिसमें कि रिटर्न हुआ क्रेडिट नोट 3,000 का। टोटल मुझे अब क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 12,000 है। स्केप की सहायता से फिर वापस जाते हैं और सुमित पे एंटर करते हैं। सुमित की तरफ भी यही देख सकते हैं हम। परचेज हमने करी थी 25,000 की, परचेज रिटर्न करी हमने 1250 रुपीज की। बैलेंस मुझे बचता है 23,750। दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग दिस। स्केप की सहायता से बाहर आते हैं। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। एंटर कीजिए डेबिट नोट पे और ऑल्ट पे की सहायता से आप इसे प्रिंट कमांड के लिए यस बटन प्रेस करते ही आप इसका प्रिंट दे सकते हैं। इसकी मदद से आपके पास एक हार्ड कॉपी में एविडेंस हो जाता है कि आपने एक प्रोडक्ट को सेल किया है और परचेज रिटर्न भी किया है। ऑल्ट पी की सहायता से आप अपने डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का प्रिंट भी ले सकते हैं, जिसकी मदद से आपके पास एक हार्ड कॉपी आ जाती है जो कि एक एविडेंस के रूप में कार्य करता है। स्केप की सहायता से बाहर आते हैं और फिर से अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं। इसके बाद मैं आपको एक एंट्री करके दिखाना चाहूंगी जो कि पेमेंट की है, F5। F5 पेमेंट पे करने के लिए सबसे पहले मुझे F12 ओपन करना है और यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड इसे नो करना है। एंटर करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। पेमेंट के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट आप करते हैं जिसको आपको पेमेंट करनी है। सुमित, मुझे सुमित को पेमेंट करनी है। एंटर करते यहाँ पर इसका अमाउंट शो हो रहा है कि मुझे इसकी कितनी पेमेंट करनी है, 23,750। मैं यहाँ पे 23,750 एंटर करती हूँ। ऑन अकाउंट पे जाते हैं और क्रेडिट करते हैं कैश। एंटर करते हैं। एंटर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पेमेंट के बाद अब बात करते हैं जर्नल की। जर्नल के बारे में मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ हम एक प्रैक्टिकल सेशन कर दिखाते हैं जर्नल की एंट्री में। डेबिट करती हूँ मैं। अब बात करते हैं F7 जर्नल की। F7 प्रेस करते हैं, जर्नल में आते हैं। यहाँ मैं कंपनी के लिए फर्नीचर परचेज की एंट्री करती हूँ, क्योंकि फर्नीचर मेरे लिए फिक्स एसेट्स है तो ये यहाँ आएगा। 15,000 का मैंने फर्नीचर परचेज किया। क्रेडिट करती हूँ सुमित को, क्योंकि मैंने फर्नीचर क्रेडिट पे सुमित से खरीदा है। एंटर करते हुए आगे आएंगे और यहाँ नरेशन लिखेंगे फॉर फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुमित।
एंटर करते हुए एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं जो कि हमारी रिसिप्ट है। F6 पे हम रिसिप्ट करते हैं। राम जो मेरा सन्ड्री डेटर था उससे मुझे 12,000 रुपीज़ लेने थे। इस 12,000 में से उसने मुझे 6,000 पे करे हैं। एंटर करते हुए ऑन अकाउंट करते हैं। आगे बढ़ते हुए डेबिट करेंगे कैश। 6,000 नेगेटिव बैलेंस अभी भी मेरे पास शो कर रहा है। एंटर करते हैं और लिखते हैं फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। एंटर एक्सेप्ट। स्केप की सहायता से बाहर आते हैं। आप इस सारी एंट्रीज को डिस्प्ले में जाकर डे बुक पे जाकर देख सकते हैं। आपके द्वारा की गई जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी यहाँ शो होती हैं। स्केप करते हुए बाहर जाइए। आप यहाँ पे अकाउंट्स बुक पे जा सकते हैं और यहाँ पर आप अपने लेजर्स के थ्रू की गई सारी एंट्रीज देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम के थ्रू की गई एंट्री, राम को टोटल सामान मैंने 15,000 का सेल किया था, जिसमें से 3,000 का मुझे रिटर्न आया और उसने मुझे 6,000 पे कर दिए। तो अब उसका क्लोजिंग बैलेंस 6,000 ही बचा हुआ है। ऐसे ही हम सुमित का भी देख सकते हैं। एंटर करते हैं। सुमित से मैंने जो परचेज किया था वो 25,000 का था, जिसमें से डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न 1250 का हुआ। पेमेंट मैंने करी 23,750 की और अब जर्नल में जाकर टोटल मैंने जो फर्नीचर परचेज किया था क्रेडिट पे 15,000 का। दैट मीन्स अब जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 15,000 है मेरे पास। स्किप करते हुए बाहर जाएंगे। इस सेशन में हम कॉस्ट सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर बेसिकली हमें एक तरीके से बहुत हेल्प करता है। एक कंपनी में n नंबर ऑफ जगह अगर रेंट पे करना है तो कॉस्ट सेंटर ये डिफाइन करता है कि कहाँ कितना रेंट गया है। आइए इसे प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने कॉस्ट सेंटर नाम से एक कंपनी पहले से ही क्रिएट करके रखी है। कॉस्ट सेंटर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने यहाँ से F11 यानी कि फीचर्स ओपन करने होंगे। अकाउंटिंग फीचर्स बटन प्रेस करना होगा, कॉस्ट सेंटर ओपन करना होगा एंड एंटर करते हुए कॉस्ट सेंटर पे आना है। कॉस्ट सेंटर को आप यस करेंगे। एंटर कीजिए मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरीज, इसे यस कीजिए, एंटर कीजिए। एंटर करते हुए स्क्रीन पे आप इसे एक्सेप्ट करवाएंगे। स्किप करते हुए बाहर जाइए। गेटवे ऑफ टेली के स्क्रीन में अकाउंट्स इन्फो में जाइए। अकाउंट्स इन्फो पे आपके पास 2 नए पॉइंट्स दिख रहे हैं। पहला है कॉस्ट कैटेगरी, दूसरा है कॉस्ट सेंटर। पहला कॉस्ट कैटेगरी की तरफ जाते हैं और क्रिएट पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे रेंट बनाना है। क्या ये आपके रिवेन्यू आइटम्स है? इसे यस करेंगे। नॉन रिवेन्यू है तो आप इसे नो करेंगे। एक्सेप्ट करते हुए बाहर आते हैं एंड देन कॉस्ट सेंटर एंटर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे आप इसे प्राइमरी कॉस्ट सेंटर। अब यहाँ पर आप यहाँ से रेंट चूज करते हैं लिस्ट ऑफ कैटेगरी से। एक्सेप्ट नेम, आप कहाँ का रेंट देते हैं? पीतमपुरा। एंटर करा, एंटर कर वापस। दूसरा है पटेल नगर। एंटर करते हुए एक्सेप्ट करवाइए। स्किप के थ्रू बाहर आते हैं। अकाउंटिंग वाउचर की तरफ जाते हैं। एंटर करते हैं पेमेंट। पेमेंट में आपको यहाँ पे एक लेजर बनाना है। ऑल्ट सी की मदद से मैं यहाँ एक रेंट का लेजर बनाती हूँ जो कि मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वैल्यू इफेक्टेड को नो रखिए, कॉस्ट कैटेगरीज को यस कीजिए। एक्सेप्ट करते हुए आते हैं। यहाँ मैंने 15,000 अपना रेंट शो किया है। एंटर करते हैं कॉस्ट कैटेगरी, आपकी कॉस्ट कैटेगरी है रेंट। एंटर करते हैं नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। आपके नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में 2 नेम है, पटेल नगर या पीतमपुरा। इसके थ्रू आप बता सकते हैं कि दिया हुआ रेंट
कौन सी जगह का है, पटेल नगर या पीतमपुरा। यहाँ मैं पटेल नगर लेती हूँ और पटेल नगर के लिए अमाउंट डालती हूँ 8000, एंटर करते हैं। दूसरा मैं लेती हूँ पीतमपुरा, पीतमपुरा का जो रेंट है वो मैं 7000 देती हूँ, एंटर किया, एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर मैं कैश लेती हूँ, एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ नरेशन लिखते हैं, नरेशन लिखने के बाद आप इसे एक्सेप्ट करवाते हैं। इसके बाद आपको एक और फीचर से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मैं। F11 जाइए। F11 में आपके पास एक फीचर और आता है, यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर अलोकेशन ड्यूरिंग एंट्रीज। इसके थ्रू आप यस कीजिए, पहले इसे कॉस्ट सेंटर का नाम क्लास देंगे आप इसे रेंट, एंटर। कॉस्ट कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है, रेंट, आप रेंट लेते हैं। पटेल नगर, पटेल नगर का जो किराया है आपका 50% जाता है। पीतमपुरा का जो रेंट है वो भी 50% जाता है। एंड ऑफ लिस्ट कर कर बाहर आ जाइए, एक्सेप्ट कीजिए। कॉस्ट क्लास आप यहाँ पे कॉस्ट सेंटर लेते हैं, रेंट, एंटर, आप यहाँ पे रेंट लेते हैं और यहाँ मैं 25,000 रुपीज लेती हूँ, एंटर करते हैं, कैश, एंटर करते हुए आगे बढ़िए, नरेशन लिखनी है, एंटर करके वापस। इसके बाद आपके कीबोर्ड पे एक पेजअप का ऑप्शन आता है, आप उस पेजअप के ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करते हैं आप ऊपर वाली एंट्री में आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो मैंने फीचर ऑन किया था 50-50% वाला, वो अपने आप पटेल नगर और पीतमपुरा के रेंट में 50-50% में कन्वर्ट हो गया है। इस सेशन में हम वैट, वैल्यू एडिड टैक्स और CST के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं किस तरीके से कंपनी क्रिएट करते हैं, कैसे लेजर्स क्रिएट करते हैं, वाउचर एंट्री के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं और कॉस्ट सेंटर के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं वैट। वैट के लिए सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम मैं वैट और CST देती हूँ। एंटर करते हुए मैं आगे जाती हूँ, मैं अपना एड्रेस फिल करती हूँ, एंटर करते हुए इंडिया और दिल्ली मेरा स्टेट, पिन कोड मैं लेती हूँ एक रैंडमली, एंटर करा, एक कंपनी का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, एंटर, एंटर, एंटर करते हुए आगे जाते हैं। मुझे यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं देना, इसलिए मैं पासवर्ड की तरफ नहीं बढ़ रही। वैट के नाम से मेरी कंपनी क्रिएट होती है। आगे जाते हैं F11। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं F11 का एक फीचर आता है। आप इसे जैसे ही ऑन करते हैं आप कंपनी फीचर की तरफ आ जाते हैं। कंपनी फीचर में F3 ये वाला पोर्शन आपको यस करना है। एंटर करते हुए वैट अनेबल वैल्यू एडिड टैक्स, आप इसे यस करते हैं। सेट अल्टर वैट डिटेल्स, यस। दिल्ली रेगुलर डेट, यहाँ पर एक वॉट नंबर दिया जाता है जो कि आपको टैक्स अथॉरिटी के थ्रू मिलता है। आपके यहाँ पर कौन पर्सन है जो टैक्स फिल करेगा, उसका क्या डेजिग्नेशन है, क्या प्लेस है, एंटर करते हुए इस डिटेल को फिल कीजिए, एंटर कीजिए। यहाँ पर वैट एक टिन नंबर प्रोवाइड होता है। वैट टिन नंबर एक टैक्स अथॉरिटी प्रोवाइड करती है जिसे कहा जाता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसकी हेल्प से आप बिजनेस कर सकते हैं और वैट फिल कर सकते हैं। CST, अगर आपका काम एक शहर से दूसरे शहर में भी है, यानी कि आप परचेज एक शहर से दूसरे शहर में भी करते हैं, तो आपको CST पे करना होता है, जिसके लिए आपको एक और नंबर दिया जाता है जो कि आपको यहाँ फिल करना होगा। एंटर की सहायता से बाहर आते हैं और एस्केप की सहायता से मैं बाहर आ गई हूँ। वाउचर एंट्री पे आते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स, एंटर करते हैं परचेज वाउचर। यहाँ मैं एक सप्लायर को इनवॉइस नंबर देती हूँ, कोई भी आप दे सकते हैं, डेट, पार्टी का नाम, ऑल्ट C की सहायता से मैं एक पार्टी का नाम लिखती हूँ, राम, एंटर करती हूँ।
क्योंकि मैं इससे परचेज कर रही हूँ तो ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर होगा। एंटर करते हुए आप इसमें आपकी इसकी पूरी डिटेल भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ रहता है, पटेल नगर में। एंटर किया, स्टेट दिल्ली, एंटर पिन कोड नंबर, आप इसका पिन कोड नंबर लिख सकते हैं, पैन नंबर और वैट डिटेल्स इसकी यस कर देंगे। अब टाइप ऑफ डीलर, राम किस टाइप का डीलर है, कंज्यूमर है, इंटरस्टेट डीलर है, रजिस्टर्ड डीलर है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, किस तरीके का है, आप यहाँ से उसे सेलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर इसे नॉट एप्लीकेबल कर रही हूँ। इसका टिन नंबर, CST नंबर आप फिल कर सकते हैं। एंटर करते हुए आगे आते हैं, यहाँ मैं राम सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ राम की सप्लाई जो भी डिटेल्स थी मैंने यहाँ फिल कर रखी थी। टिन नंबर और CST नंबर मैंने वहाँ शो नहीं किया था, इसलिए मुझे यहाँ पर नहीं मिला है। परचेज लेजर बनाते हैं, परचेज एट 4%। आप अपनी सहायता के लिए, आप अपनी हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने 4% लिखा है, क्योंकि वैट 4%, 1%, 12.5%, 20% पे जाता है, तो परचेज कितने परसेंट पे होगा, 4% पे, तो मैंने यहाँ पर 4% लिखा है। यहाँ पर हम परचेज सेलेक्ट करेंगे, एंटर करते हैं। वैल्यू इन्वेंट्री इफेक्ट करती है, यस करती है, बिल्कुल यस करते हैं। वैट रिटर्न, अब यहाँ पर लिखेंगे वैट एट परचेज एट 4%। मैंने यहाँ पे परचेज एट 4% लिया है। यहाँ पे वैट कैलकुलेशन को आपको यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेशन को यस करना है, वैट ड्यूटी एक्सेप्ट करना है बेस्ड ऑन वैल्यू। क्वांटिटी नहीं लूंगी मैं, यहाँ पर वैल्यू लूंगी। एंटर करते हुए मैं यहाँ पर आती हूँ। ऑल्ट सी की सहायता से मैं अपना प्रोडक्ट भी बनाना चाहती हूँ। अब पेन बनाया है, पेन किसके अंदर आएगा, स्टेशनरी के अंदर आएगा। स्टेशनरी के अंदर आया, एंटर करा। एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स वो किसके अकॉर्डिंग है, नंबर्स। इसका पूरा फॉर्मल नंबर भी लिखेंगे, आप फॉर्मल नेम लिखेंगे। एंटर करते हुए आगे आते हैं। वैट मैंने वहाँ पे 4% लिया था, मैं यहाँ पर भी इस प्रोडक्ट के ऊपर जो वैट रेट है वो 4% ही ले रही हूँ। एंटर करती हुई मैंने कितने पेन खरीदे, क्वांटिटी डालोगे, रेट डालोगे, एंटर एंटर। 2 बार एंटर कर कर आपको नीचे आना है, ऑल्ट सी करके। क्योंकि मैं परचेज कर रही हूँ तो यहाँ पर इनपुट वैट होगा। इनपुट वैट कितना, 4%, जो हमने प्रोडक्ट लिया था उसके ऊपर। इनपुट वैट ड्यूटी एंड टैक्सेस पे आते हैं। हम वैट ले रहे हैं, वैट लेते हैं यहाँ पर। कौन सा वैट, इनपुट वैट। एंटर, इनपुट वैट 4%। एंटर की सहायता से आगे आइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट पे 4% लिया था और इनपुट वैट भी 4% है और परचेज भी 4% है, तो यहाँ पर इस 15,000 का 4% 600 यहाँ पर इसने अपने आप कैलकुलेट कर कर मुझे दे दिया, जिसमें मैंने इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आप शो सैजिटरी डिटेल्स, आप इसे यस करते हैं। आपके पास आता है 15,000 के प्रोडक्ट में आपने वैट कितना दिया है, 600। एंटर एंटर, यहाँ पर आप एंटर करेंगे, नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्ट करवाते हैं एंट्री। आइए अब हम इसे सेल्स की एंट्री भी करना सीखते हैं। F8 के द्वारा मैं सेल्स एंट्री पे आती हूँ। एक रेफरेंस नंबर देती हूँ, पार्टी का नाम देती हूँ सीमा, क्योंकि मैं इससे सेल कर रही हूँ तो ये मेरी डेटर हुई। एंटर करते हुए आगे आते हैं, इसे यस करती हूँ, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ इसके पूरी डिटेल्स फिल होगी। मैं जब सेल कर रही हूँ तो मुझे क्या क्या प्रोडक्ट है या फिर किस तरीके से मैं दे रही हूँ, डिलीवरी नोट क्या है, ऑर्डर नंबर क्या है, बायर की डिटेल, सीमा, नाम, एड्रेस, टिन नंबर, CST नंबर, इस तरीके से इसकी पूरी डिटेल्स फिल कर दी जाती है। सेल्स का लेजर बनाना है एट 4%, और सी की सहायता से ही बनाना है ये भी। सेल्स एंटर करते हुए आगे जाते हैं, यहाँ इसे यस करेंगे। यहाँ पर आता है सेल्स एट 4%, आप इसे यस कीजिए। वैट बेस्ड ऑन वैल्यू, एंटर करते हुए आगे आइए। अब मैं यहाँ पर पेन को सेल करना चाहती हूँ।
यहाँ पे लिखा मैंने कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो 1000 सेल हो रहा है और कितने का सेल हो रहा है, 20 का सेल हो रहा है। एंटर करते हुए एक और बार एंटर करना है और ऑल्ट सी, क्योंकि मैं यहाँ पर सेल कर रही हूँ तो यहाँ पे आउटपुट वैट लगता है और क्योंकि सेल भी 4% थी तो यहाँ पर वैट भी 4% ही लगेगा। एंटर एंटर, आउटपुट वैट ड्यूटी एंड टैक्सेस पे जाता है, वैट पे आएगा ये। एंटर, आउटपुट वैट पे आता है, आउटपुट वैट 4%, नॉट एप्लीकेबल। एंटर, कैलकुलेशन अपने आप होती है। एंटर की सहायता से आप पाते हैं। इसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि 20,000 का सामान था और उसमें 800 का आपको वैट देना पड़ा। एक्सेप्ट करो, नरेशन लिखिए और यहाँ से आपका वर्क डन। अब आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट्स पे आपको डिस्प्ले दिखता है, डिस्प्ले पे जाइए, नीचे आइए, आपको एक रिपोर्ट्स दिखेंगी, आप इस पे आ सकते हैं, एंटर कीजिए वैट रिपोर्ट्स। अब वैट कंप्यूटेशन, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेल्स जो मैंने सेल करी थी वो 20,000 की सेल्स करी है और उस पर 800 वैट लगाया हुआ था, जबकि जो परचेज थी वो 15,000 की थी और 600 का वैट है। तो मुझे टोटल जो वैट पे करना है वो अपने आप एडजस्ट होके 200 शो कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और बताऊंगी मैं कि अगर परचेज मेरी 1600 की हो जाती और सेल्स 800 की रहती तो 800 जो होता वो रिफंडेबल होता और इस 800 रुपीज़ को मैं आगे क्या करती, कैरी फॉरवर्ड कर देती। स्केप की सहायता से बाहर आते हैं और अब मुझे CST करना है। वैट की बात तो ये हुई कि जब आप एक ही स्टेट पे वर्क करते हैं तो उसी स्टेट पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं और परचेज करते हैं तो आप देते हैं, जबकि CST जो होता है वो बेसिकली होता है जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं या फिर परचेज करते हैं। CST के लिए हमें कोई फीचर्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली जो हम वैट के लिए ऑन करते हैं ये वही फीचर्स में वर्क करता है। तो अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहले मैं F9 पे जाऊंगी, परचेज के लिए एंटर करती हुई आगे बढ़ती हूँ। मैं पार्टी नेम में राम रखती हूँ। अब यहाँ पे परचेज एट 4% वैट के लिए बनाया था मैंने, अब मुझे CST के लिए बनाना है तो परचेज ऑल्ट C की सहायता से हम यहाँ पे परचेज का लेजर बनाते हैं, जहाँ पे हम लिखेंगे परचेज CST एट 4%। एंटर करते हैं, इसे परचेज लेजर में डालेंगे, एंटर एंटर। वैट को आपको यस करना है, आप यहाँ पर लिखेंगे इंटर स्टेट परचेज, क्योंकि मुझे यहाँ पर CST पे करना है। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट करवाइए, वैट ड्यूटी एक्सेप्ट करवाइए, बेस्ड ऑन वैल्यू पे ले जाइए। नेम ऑफ आइटम पे पेन लेते हैं, पेन परचेज कर रही हूँ, अगेन मैं 1000 पेन परचेज कर रही हूँ, 10 रुपीज़ का एक है। डबल क्लिक करना है और एंटर करके वापस नीचे की तरफ आकर CST। अब यहाँ पर मुझे एक लेजर बनाना है, CST ऑन परचेज, CST ऑन परचेज। एंटर करती हूँ, ड्यूटी एंड टैक्सेस पे आएगा ये। अब यहाँ वैट ना लेकर मैं क्या लूंगी, CST, क्योंकि मैं यहाँ पर CST वर्क कर रही हूँ। CST आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, CST इंटरस्टेट परचेज। एंटर एंटर एंटर, 4% कैलकुलेट। यहाँ पे हमें फॉर्म के टाइप दिए हुए हैं, फॉर्म के टाइप में आपको C फॉर्म लेना है, C फॉर्म लिया। अब इस फॉर्म का कोई भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, फॉर्म नंबर होगा, आपकी डेट होगी, आपकी डिटेल्स फिल करनी है या नहीं करनी, दैट मीन्स आपको ये डिटेल्स देखनी है या नहीं देखनी। ये ऑप्शन इसलिए होता है, मुझे देखनी है इसलिए मैं इसे यस करती हूँ, एंटर करती हूँ और यहाँ पर आता है आपका टोटल 10,400, जिसमें 10,000 जो है वो आपका अमाउंट है और 400 जो है वो CST ऑन परचेज है। तो आपका प्रोडक्ट टोटल इतने का बनता है। नरेशन लिखते हुए एक्सेप्ट करेंगे और बाहर आते हैं।
अब जाती हूँ मैं F8 पे, सेल्स। एंटर की सहायता से मैं यहाँ पर पार्टी का नाम सीमा लेती हूँ। ये पूरी डिटेल्स फिल करनी है अगर आपके पास डिटेल्स है तो। इसके बाद सेल्स बनाते हैं। सेल्स का भी सेम वैसे ही बनेगा, सेल्स CST at 4%। एंटर करते हैं। सेल्स पे आता है ये, एंटर। यहाँ पे वैट रिटर्न्स को आप यस करते हैं। फिर यहाँ पर आता है इंटरस्टेट सेल्स 4%, एंटर। बेस्ड ऑन वैल्यू, नेम ऑफ आइटम मैंने पेन ही लेना है। अगेन 200 सेल कर रही हूँ मैं यहाँ पर, 20 रुपीज़ का एक। अब ऑल सी की सहायता से CST ऑन सेल्स लेते हैं। यहाँ पर ये आता है ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, CST आएगा। यहाँ पर आता है CST at 4%, नॉट एप्लीकेबल। एंटर करते हैं, वैल्यू आती है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पर अब आपको अगेन सी फॉर्म लेना है। एक फॉर्म का नंबर, सीरीज नंबर, डेट फिल करनी है। मान लेते हैं फॉर्म का सीरीज नंबर ये था, फॉर्म नंबर 1 था, डेट लिखेंगे। आपको डिटेल्स देखनी है तो आप डिटेल्स देख सकते हैं। टोटल 4000 का सामान है, 160 आपके लिए CST है। एक्सेप्ट करते हुए बाहर आइए। स्केप की सहायता से हम बाहर आ सकते हैं। अब डिस्प्ले में जाएंगे, आप अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। CST रिसीवेबल, आप लेजर्स पे जाइए। सीमा सेल्स करी थी सीमा को 4000 की, 160 इसकी रिसीवेबल है। सीरीज नंबर 1 2 3 था और फॉर्म क्या था मेरे पास, नंबर 1 था। क्योंकि मैंने वहां डेट फिल नहीं करी थी इसलिए कॉलम फ्री आया हुआ है। स्केप की सहायता से मैं फिर से बाहर जाती हूँ। अब मैं यहाँ इश्यू पे जाती हूँ, एंटर करती हूँ, लेजर की तरफ आते हैं, राम देखती हूँ। यहाँ पर भी वही चीज़ आती है दोबारा कि 10,000 का मैंने सामान लिया, 400 मेरे पास CST था, आपके पास टोटल इतना था, फॉर्म टाइप C था, सीरीज नंबर ये था, फॉर्म नंबर आपको दिया हुआ है। स्केप की सहायता से आप बाहर आ सकते हैं। अगर आप वैट पे जाते हैं, वैट कंप्यूटेशन में देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपका आउटपुट जो था CST वो यहाँ शो करेगा, CST at 4%। यहाँ वैट की वैल्यू इफेक्ट होती है। आप स्केप की सहायता से बाहर जा सकते हैं। और अगर आपको सारी डिटेल्स देखनी है तो डिस्प्ले में ही आप डे बुक पे अपनी सारी एंट्रीज को देख सकते हैं। आप एंटर कीजिए और आप अपनी सारी एंट्रीज देख सकते हैं। स्केप की सहायता से बाहर आइए। इस सेशन में हम TDS के बारे में पढ़ेंगे। TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब पिछले के कुछ टॉपिक्स हमने जो पढ़े थे वो थे कंपनी को क्रिएट करना, वाउचर एंट्री करना, लेजर्स बनाना और कॉस्ट सेंटर्स के बारे में भी पढ़ा है हमने। बट TDS एक टैक्स है जो हमने पे करना होता है। सो स्टार्ट करते हैं TDS। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, TDS के नाम की मैंने कंपनी ऑलरेडी ही क्रिएट कर चुकी हूँ। अब हमें कहाँ जाना है, अब हम करते हैं F11। आपकी स्क्रीन पे F11 है, आप इसे प्रेस कीजिए, टैक्सेशन को ऑन कीजिए, TDS ऑन कीजिए। इसके बाद एंटर करते हुए आप यस करेंगे, अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फिर सेट अल्टर TDS डिटेल्स, आप इसे यस कीजिए। टैक्स असेसमेंट नंबर आप देंगे, यहाँ पर याद कीजिए 5 डिजिट जो स्टार्टिंग की होती है वो अल्फ़ाबेटिक होती है और 4 डिजिट जो होती है वो न्यूमेरिकल एंड लास्ट वन अल्फ़ाबेटिक। एंटर कीजिए। अगर आपके ऊपर कोई हेड ऑफिस है तो आप उसका नंबर दीजिए। फिर आपके पास यहाँ पे TDS सर्कल वार्ड नंबर होता है, आप यहाँ पे फिल कीजिए। आपकी कंपनी कौन सी है, गवर्नमेंट या अदर्स, मैं यहाँ गवर्नमेंट चूज करते हूँ। नेम ऑफ पर्सन, कोई एक ऐसा पर्सन जो TDS पे करे, उसके फादर या डॉटर का नाम, डेजिग्नेशन, वो किस पोजीशन में वर्क कर रहा है वो। एंटर की सहायता से आप इसे एक्सेप्ट करवा सकते हैं। स्केप की सहायता से आप बाहर आएंगे और आप अब अकाउंट्स इन्फो में आते हैं। गेटवे ऑफ टेली में मास्टर्स के नीचे अकाउंट्स इन्फो, आप इस पे क्लिक कीजिए। लेजर्स पे जाएंगे, एंटर, क्रिएट।
यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑडिट फीस लेती हूँ। ऑडिट फीस, मुझे इसी पे टीडीएस पे करना है। ऑडिट फीस मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एंटर करते हुए नीचे आते हैं। टीडीएस एप्लीकेबल, यस। यहाँ पे आपके पास नेचर ऑफ पेमेंट होता है। आपकी ऑडिट फीस जो आपने पेमेंट करी है वो किसके नेचर में आती है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करती हूँ फी फॉर प्रोफेशनल। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। याद रखिए इस लिस्ट को सेलेक्ट करते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि आपकी जो कंपनी पेमेंट कर रही है वो किस नेचर का पेमेंट करती है। एंटर, एक्सेप्ट करवाते हैं। अब आप कोई भी एक डेटर सन्ड्री क्रेडिटर का नाम लिख लीजिए जिसको आपको पेमेंट करनी है। राम मेरे लिए एक सन्ड्री क्रेडिटर है। एंटर करते हुए एक्सेप्ट करवाते हैं। टीडीएस यस है। अब राम कौन है? राम मेरे लिए एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, एक हमारी कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई भी हो सकता है राम। तो मैं यहाँ पर इसके लिए इंडिविजुअल एचयूएफ देती हूँ। आप इसके पूरे डिटेल्स फिल कर सकते हैं, राम, एड्रेस, स्टेट, पैन कार्ड नंबर, सब चीज। एंटर। इसके बाद करते हैं टीडीएस ऑन ऑडिट फीस। अब ऑडिट फीस पे आपको टीडीएस पे करना है। याद रखिए टैली के अंदर जितने भी टैक्सेस आप पे करते हो वो सब ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर ही आते हैं। सेलेक्ट कीजिए ये कौन सा है, टीडीएस। एंटर। टीडीएस किस चीज के लिए? फीस फॉर प्रोफेशन। एंटर, एक्सेप्ट करवाइए। स्केप की सहायता से आप बाहर जा सकते हैं और अकाउंटिंग वाउचर। सबसे पहले आपको F7 के थ्रू इसको ड्यू करना होगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम पेमेंट करते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट पेमेंट का मतलब है कि जो भी अमाउंट मुझे पे करना है वो मैं डायरेक्टली पे कर रही हूँ, बट यहाँ मुझे टीडीएस काट के पे करना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर F7 में ड्यू की एंट्री करूँगी। ड्यू की एंट्री के लिए आपको ऑडिट फीस को एंटर करना होगा। डेबिट ऑडिट फी। याद रखिए आपकी ऑडिट फीस जो होगी वो यहाँ पर आएगी। एंटर। यहाँ से आपको टीडीएस ऑफ नेचर लेना है कि कौन सा नेचर ऑफ पेमेंट है, प्रोफेशनल, जो आप पहले सिलेक्ट कर चुके हैं। आपकी वैल्यू 35,000 आएगी। बाय पे अर्न, किसको पे करना है आपको? राम। न्यू रेफरेंस लेंगे, फीस आ जाती है, टीडीएस ऑन ऑडिट फी आती है। आपके लिए यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपका अमाउंट 35,000 से कम है तो डिडक्ट नाउ पर आपका कर्सर नहीं आएगा। अगर आपका अमाउंट 30 या 35,000 से अबव होगा तो ये कर्सर आपका आएगा। मेरा कर्सर इसलिए आया है क्योंकि अमाउंट 35,000 है। सो जब भी आप टीडीएस करें इस चीज का ध्यान रखें। एंटर की सहायता से आप यहाँ पर ये पूछ रहा है डिडक्ट नाउ, क्या आप अभी डिडक्ट करना चाहते हैं? तो मैंने इसे यस किया है। एंटर करते हुए आगे जाते हैं। न्यू रेफरेंस, ऑडिट फी जो मुझे पे करनी थी 35,000, जिसमें से मैं राम को अब पे करूंगी 28,000 और 7,000 टीडीएस हो गया मेरा। एंटर करते हैं, नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्ट करवाते हैं। इसके बाद अब पेमेंट करनी है। पहले मैं राम को पेमेंट करती हूँ। कैश के थ्रू पेमेंट करना चाहूंगी मैं, और राम को मुझे एक अमाउंट पे करना था। वो अमाउंट है मेरा 28,000। आप अपनी स्क्रीन पे 28,000 देख सकते हैं। एंटर, अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर करते हुए आगे आइए और इसे एक्सेप्ट करवा दीजिए। अगेन अब मैं दोबारा पेमेंट करना चाहती हूँ। इस बार जो मेरी पेमेंट है वो टीडीएस पेमेंट की है, तो ऑल्ट सी की सहायता से मैं इस लेजर क्रिएशन में आई हूँ ताकि मैं अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कर सकूँ। एसबीआई के नाम से मैंने एक अपना बैंक अकाउंट ओपन किया है। जो बैंक अकाउंट के अंदर आएगा
TDS ऑन ऑडिट फी अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर की सहायता से आप इसे फुल कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए इसे, प्रोवाइड डिटेल्स यस करेंगे आप। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने कब से कब तक का दिया है, फ्रॉम कब से शुरू है और डेट कब तक हुआ है, एंटर कीजिए। अगर आपने कोई चेक से दिया है तो आप चेक नंबर दे सकते हैं, बैंक का नाम दे सकते हैं, क्योंकि मेरा बैंक का नाम SBI था तो मैंने बैंक का नाम दिया है, अकाउंट नंबर, आपका बैंक ब्रांच नंबर, सारे आप चालान नंबर, चालान डेट, इस तरीके से पूरा फिल कर कर एक्सेप्ट करवा सकते हैं एंटर की सहायता से। स्केप की सहायता से अब आप बाहर आइए, रिपोर्ट्स के अंदर डिस्प्ले रिपोर्ट्स, TDS रिपोर्ट्स। अब आप यहां देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि टोटल पेमेंट कितनी है मेरी, 7000 की थी जो मैं पे कर चुकी हूं और बैलेंस मेरे पास कुछ भी नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज इस सेशन में हम सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्विसेज, डे टू डे रूटीन में हम बहुत सारी सर्विसेज भी लेते हैं, तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कोई भी सर्विसेज लेते या देते वक्त हम उस पर कुछ टैक्स पे करते हैं, जिसकी एंट्री को करना बहुत ज़रूरी होता है एक बिजनेस में। इस सर्विस टैक्स के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले आप देख सकते हैं सर्विस टैक्स की मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है। आप उस कंपनी में जाके आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे मैंने सर्विस टैक्स के नाम से एक कंपनी क्रिएट करके रखी है। आपको सबसे पहले F11 फीचर्स इसको ऑन करना है। इस पे आपको टैक्सेशन की इंफॉर्मेशन को ओपन करना होगा। कंपनी ओपन कीजिए अपनी, यहां सर्विस टैक्स को आपको यस करना है। सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल, यस। सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, आप यहां पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, एंटर। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस डेट पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, आपकी कंपनी किस टाइप की है, मेरी कंपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में लेती है। अनेबल सर्विस टैक्स राउंड ऑफ, यस करते हैं। असेस कोड, प्रीमिसेस कोड, उसके बाद आपका आता है लार्ज टैक्स पेयर। आप अगर अपनी कंपनी में सर्विस टैक्स बहुत ज़्यादा पे करते हैं तो आप इसे यस करेंगे। मैं यहाँ अपनी कंपनी के लिए नो रख रही हूँ। रेंज, डिवीजन और ये सारी डिटेल्स आपको सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट से ही प्राप्त हो सकती है। एंटर की सहायता से हम इसे एक्सेप्ट करवाएंगे। स्केप की सहायता से आप बाहर आते हैं। गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे आकर आपको मास्टर्स के नीचे अकाउंट्स इन्फो पे एंटर करना है। लेजर्स क्रिएट। सबसे पहले आपको आउटपुट सर्विस टैक्स बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आउटपुट सर्विस टैक्स ऑन टेलीफोन बिल बनाती हूँ। ये ड्यूटी एंड टैक्सेस पे जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैं टैक्स की बात करती हूँ तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि टैली के अंदर जितने भी टैक्स होते हैं वो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाते हैं। सर्विस टैक्स को ऑन लीजिए आप। टैक्स हेड, अगर आप एजुकेशन, सेकेंडरी या सर्विस टैक्स को चूज करते हैं तो इनमें से कोई एक आता है। अदरवाइज अगर आप एनी को चूज करते हैं तो ये तीनों आते हैं। तो मैं यहाँ पर एनी चूज करती हूँ। एक्सेप्ट करवाते हैं। नेक्स्ट लेजर बना रही हूं मैं टेलीफोन सर्विस का। क्योंकि मेरी कंपनी एक टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करती है तो टेलीफोन सर्विस मेरे लिए सेल्स होगा। सेल्स अकाउंट के अंदर मैं इसे डालूंगी। आप यहां पर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल को यस करेंगे।
आपके लिए आपकी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो किसके अंदर आती है? मेरे लिए मेरी कंपनी टेलीफोन सर्विस के अंदर आएगी। मैं इसे यस करवाती हूँ। इसके बाद आप टेलीफोन सर्विस का एक लेजर बनाते हैं। क्योंकि मेरी कंपनी टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करती है तो मेरी कंपनी के लिए प्रोडक्ट या सर्विस ही मेरी टेलीफोन है, सो इसे मैं सेल्स अकाउंट के अंदर डालती हूँ। टीडीएस एप्लीकेबल, यस, मैं इसे यस करूँगी। यहाँ पर मुझे इन लिस्ट में से मेरी सर्विस कौन सी है उसके अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा। सो मेरे लिए टेलीफोन सर्विस, दिस वन, एंटर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। एस्केप की सहायता से बाहर आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहले F8, मुझे मेरा प्रोडक्ट सेल करना है। कोई भी एक पर्सन, आप जिस भी पार्टी को अपनी टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो आपका सन्ड्री क्रेडिटर होता है। तो ऑल्ट सी की सहायता से आप उस सन्ड्री क्रेडिटर का यहाँ पे लेजर बना सकते हैं। राम एक सन्ड्री क्रेडिटर है मेरे लिए जिसका मैं अकाउंट मेंटेन करना चाहती हूँ। मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, आप इसे यस कीजिएगा। अब यहाँ पर सर्विस टैक्स प्रोवाइडर, यस। यहाँ पर सेटल्टर को नो रहने दीजिए, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट। डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल्स और बायर डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टेलीफोन सर्विस, क्योंकि मेरी कंपनी टेलीफोन सर्विसेज में वर्क करती है तो मेरे लिए सेल्स प्रोडक्ट ही टेलीफोन सर्विस होगा। न्यू रेफरेंस एंटर करते हैं। अमाउंट, मुझे सर्विस अमाउंट के अंदर उस अमाउंट को फिल करना है जो मुझे राम से एक्चुअल में लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 10,000 एंटर करती हूँ, एंटर करते हैं। यहाँ पर सर्विस टैक्स एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन बाय डिफॉल्ट दे रखा है। टेलीफोन सर्विस को एक्सेप्ट करते हैं। न्यू रेफरेंस, यहाँ पर आपका अमाउंट वो आएगा जो हमें लेना है, 10,000 एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पहले से ही प्री डिसाइडेड हो चुका है। सर्विस टैक्स आपका 10%, एजुकेशन 2%, सेकेंडरी एजुकेशन 1%। अगर मुझे इनको चेंज करना है तो आप F12 करेंगे। F12 में इन तीनों फीचर्स को यस करना है। अब आप देख सकते हैं मेरा कर्सर इन परसेंटेज पे भी आ रहा है। अगर सर्विस टैक्स में कोई भी चेंज होते हैं तो आप इनके थ्रू इनमें चेंजेस कर सकते हैं। एंटर की सहायता से इसे एक्सेप्ट कीजिए, एंटर। आउटपुट सर्विस टैक्स ऑन टेलीफोन, क्योंकि अमाउंट मेरा 11,030 था जिसमें 10,000 टेलीफोन सर्विस था और जो टैक्स था वो 1,000 था। एंटर करती हूँ, एक्सेप्ट करवाते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट सेल होने के बाद या सर्विस बेचने के बाद मुझे उस पर्सन से पैसे भी मिलेंगे तो मैं रिसिप्ट पे जाती हूँ। रिसिप्ट, कैश अकाउंट, यहाँ मुझे पैसे मिलेंगे राम से। पहले में आप एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। आपको ये अमाउंट शो हो रहा है 11,030 का, तो यहाँ लिखेंगे 11,030, एंटर। अब अगेंस्ट रेफरेंस कर सकते हैं आप, एक्सेप्ट करवाइए। इसके बाद अगेन आपको पेमेंट करनी है जो आपने सर्विस टैक्स ली थी। अब सर्विस टैक्स की पेमेंट F5 में। कैश के थ्रू अगर आप पेमेंट करवाना चाहते हैं तो आप कैश के थ्रू करवा सकते हैं। आउटपुट सर्विस टैक्स अमाउंट 1030, एंटर। आप इसे यस कीजिए। अब आपका सर्विस टैक्स कब से कब तक का है? 14 से 17 तक का मैं अपना सर्विस टैक्स ले रही हूँ। अगर कोई चालान नंबर है, चालान डेट है, ई पेमेंट नंबर है तो आप उसे फिल कीजिए। अब आपको पेमेंट करनी है, सो पेमेंट के लिए F5 आप यहाँ पर
आउटपुट सर्विस टैक्स लेते हैं, अगेंस्ट रेफरेंस एंटर करते जाइए, आपका अमाउंट आता है, क्रेडिट करेंगे कैश, एंटर कीजिए, यहाँ पे प्रोवाइड डिटेल्स को आप यस कीजिए। आपके पास डिटेल्स आती हैं, आप इनको फिल करते हैं 1415 तक। आप इधर चालान नंबर, चालान डेट, ई पेमेंट नंबर को फिल कर सकते हैं, एक्सेप्ट करवाइए और इस तरीके से आपकी कोई भी पेमेंट हो सकती है सर्विस टैक्स की। अब बात करते हैं उस चालान को देखना, जनरेट करना। सो आप पेज अप कीजिए, ऑल्ट पी की सहायता से आप प्रिंट का कमांड दे सकते हैं, पर मुझे यहाँ अभी प्रिंट नहीं देना तो मैं इसे नो करती हूँ। यहाँ पे आता है प्रिंट GAR7 चालान, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर आप इसे यस कीजिए, एंटर कीजिए। अब यहाँ ऑल्ट आई कर सकते हैं आप, ऑल्ट आई प्रिंट प्रीव्यू होता है टैली के अंदर, एक्सेप्ट कीजिए। आपके पास स्क्रीन पर ये चालान आ जाता है। इस चालान को देखने के लिए आप ऑल्ट जेड कर सकते हैं, जूम कर आप ये देख सकते हैं, फुल नेम मेरी कंपनी का आ जाता है। आप इसकी सारी डिटेल्स को अच्छे से देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब आप इसको किसी भी बैंक के थ्रू सर्विस टैक्स सबमिट करवा सकते हैं। स्केप की सहायता से बैक साइड आ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।